हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश, यानी क्लास 8 की इंग्लिश रीडर जो कि आपके यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। उसके चैप्टर 8 की आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। चैप्टर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी हमने जो अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था चैप्टर कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी इसकी एक्सरसाइज करना बाकी है। आज की क्लास में हम लोग करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर से, और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी उसमें गिवन होगा वो सभी क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट में हमको गिवन है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में बहुत प्रश्न होते हैं जो आपने इस चैप्टर को पढ़ के सीखे होंगे या जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनका हमें जवाब देना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का मतलब होता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न। अब इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। देखो, व्हेन मीन्स होती है कब और वेयर मीन्स होता है कहाँ। कब और कहाँ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। बोर्न मीन्स होता है पैदा होना या जन्म होना। तो हमसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो आपको कहीं किसी आंसर बुक में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर आपने पढ़ा ये सब वहीं मिलने वाला है। और हम आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके चैप्टर से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन के आंसर में आपको कहाँ से कितना लिखना है। तो देखिएगा, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो आइए देखते हैं हमें चैप्टर में कहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आप देखिएगा, जब हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था तो ये लिखा था फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यूजली नॉन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002 से 2007 तक। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये भी हमको नहीं लिखना, लेकिन हमें कहाँ से लिखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न। देखो यहाँ आ गया, हमें जो हमसे पूछा जा रहा है वो यहाँ से पूछा जा रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था ये भी पूछा गया था। डेट तो हमें ये पता चलेगी, लेकिन बिहार का भी पूछा गया हमसे। एट रामेश्वर इन तमिलनाडु। केवल आपको इतना लिखना है, एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन के आंसर में केवल जो हमने आपको ये हाईलाइट करके दिखाया है अलग कलर से, उसका जवाब, उसके जो पहले क्वेश्चन के जवाब में आपको इतना लिखना। आइए क्वेश्चन समझते हैं सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। व्हाट डिड उन्होंने क्या किया, ही डू उन्होंने क्या किया, डू हेल्प हिज फैमिली यानी अपने परिवार की मदद करने के लिए आखिर उन्होंने क्या किया, आपको इसके बारे में लिखना है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में ये कहाँ पे मिलेगा अपने परिवार के बारे में, यानी अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इसके आंसर में आप यहां से लिखेंगे। देखिएगा, ही स्टार्टेड वर्किंग एट यंग एज। यंग एज का मतलब होता है एक नया लड़का, यानी जिसकी उम्र ज्यादा 10-12 साल ही रही हो वो यंग एज बोली जाती है। यंग के लिए मतलब ये नहीं होता बहुत बड़ा कोई हो गया 20-25 साल का हो गया, वो नहीं। छोटे से ही आपको काम करना पड़े, आपकी समझ हो जाए, आप आने जाने लगे और किसी काम में लग जाए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वही यंग एज कही जाती है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग एट यंग एज। ही सोल्ड टामारेंड यानी इमली बेची उन्होंने, एंड न्यूज पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। देखो साफ लिखा हुआ, अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने शुरुआत से यानी लड़कपन से ही पेपर बेचने और इमली बेचने का कार्य किया। तो क्वेश्चन सेकंड में आप इतना लिखेंगे जो हमने हाईलाइटेड किया। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड। उन दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के आप नाम बताइएगा जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने काम किया था। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन में अनुसंधान संगठन, वेयर ही वर्कड जहां उन्होंने काम किया। उन दो अनुसंधान संगठन के नाम बताइएगा, यानी जहां पर रिसर्च होती थी, खोज होती थी, किसी चीज का आविष्कार किया जाता था जहां उन्होंने काम किया हो। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया था। दो के पूछे गए, तो मेन रूप से तो डीआरडीओ और इसरो है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसके आंसर में केवल अगर आप वहां पर चैप्टर में ना भी जाए तो केवल आप इतना लिख सकते हैं, डीआरडीओ एंड इसरो। इन दो संस्थान में उन्होंने, ये आपके अनुसंधान संस्थान है जिनसे उन्होंने कार्य किया था। आप चाहो तो इनकी फुल फॉर्म भी चैप्टर से लिख सकते हैं। ठीक, यहीं से समझते हैं क्वेश्चन फोर्थ। नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड। देखो मेंशन्ड क्या होता है, जैसे आप कोई पत्र लिखते हो उसमें क्या लिख देते हो, क्या मेंशन कर देते हो, वो मेंशन कहा जाता है। जो आपने लिखा है वो मेंशन कहा जाता है। नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड, उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने लिखा है क्या, हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री।
अब देखो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश क्या है? डेवलपिंग कंट्री, एक विकासशील देश है। हमारा देश विकसित देश नहीं है, और हम सब लोग, हमारी सरकार है, हम सब लोग अपने देश को विकसित बनाने में लगे हुए। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें ये मेंशन किया था कि उनका ये ड्रीम मीन्स क्या होता? सपना, कि उनका ये सपना है कि भारत एक विकसित देश बने, भारत एक विकसित देश बने। तो ये उन्होंने किस किताब में लिखा था? तो उस किताब का नाम, उन्होंने देखो कई किताबें लिखी, हम आपको दिखाते हैं उनकी लिखी हुई किताबों को। तो उसी में से एक किताब में उन्होंने कहा था कि हमारा ये सपना है कि भारत एक विकसित देश बने। देखेगा, तो उन्होंने ये कुछ किताबें लिखी थी। बिसाइड बीइंग ए सच ग्रेट साइंटिस्ट, यानी एक महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, बिसाइड मीन्स होता है अतिरिक्त। ही वाज ग्रेट राइटर टू, एक बहुत बड़े लेखक भी थे। ही वाज रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। जैसे, अब किताबों के नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखी है, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा हुआ है, टारगेट 3 बिलियन लिखा हुआ है, टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ है, और इंडिया 2020 विजन ऑफ न्यू मिलेनियम, और लास्ट में माई जर्नी में लिखी हुई। तो ये जो इंडिया 2020 नाम की जो उन्होंने बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा सपना है कि देश हमारा विकसित बने। देखो आगे इसमें कहा भी गया, ही वाज मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। तो अगर आप उसका आंसर डिटेल में लिखना चाहते हो तो यहां से लिखोगे, ही हैज मेंशन्ड हिज ड्रीम मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप केवल यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, और ये यहां तक जो हमने हाईलाइटेड किया इतना लिखना पड़ेगा। समझ पाए होंगे? आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या है कि लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। ऑनर्ड मीन्स होता है सम्मान किया जाना, अवार्ड्स मीन्स होते हैं पुरस्कार, सम्मान। उन सभी सम्मानों को लिस्ट बनाइएगा जो एपीजे अब्दुल कलाम को मिले हैं, या जिनसे अब्दुल कलाम को नवाजा गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। तो आप उन सभी पुरस्कारों के नाम लिखेंगे, ठीक। तो इसमें आप लिखेंगे द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड आर इसके आगे यहां से देखो, यहां से आप लिस्ट हटा दीजिएगा और यहां लिख देंगे आर लिखने के बाद अब आप उन पुरस्कारों को लिखेंगे जो उनको, या जो सम्मान उनको मिले थे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो जो सम्मान उनको मिले थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द, आप डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहो तो केवल आप यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ 1997 तक ये कंप्लीट इतनी जगह को आप लिख सकते हैं। देखो पढ़ लीजिए एक बार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द पद्म भूषण 1981, 1981 में पद्म भूषण मिला। पद्म विभूषण 1990, 1990 में पद्म विभूषण मिला। और भारत रत्न 1997, 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड भी उनको दिया गया 1997 में। तो 1997 यानी 1997 में उनको 2 पुरस्कार मिले हैं, एक तो भारत रत्न मिला और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय एकता, ठीक। तो ये सम्मानों से वो सम्मानित किए गए। ये वो सम्मान है जो भारत के सर्वोच्च सम्मान कहे जाते हैं। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये क्या है, भारत के सर्वोच्च सम्मान है जो किसी को मिल जाए तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा गया, भाई अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? भाई इज डॉक्टर कलाम नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को उन्हें टैग दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी, नाम तो कुछ और था लेकिन हम लोग उनको महात्मा गांधी कहने लगे। कुछ कारण रहे होंगे जिनसे कहने लगे, लेकिन हम एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत को मिसाइल देने वाले, यानी ये एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने भारत को मिसाइल्स दी हैं। इनका नाम आपने सुना होगा कि वो मिसाइल चला दी, आकाश में जा रही थी, दूसरे देश पे जाके गिरी जाके। तो वो मिसाइलें हमारे देश में भी हैं, जिनको बनाने में, जिनको ईजाद करने में, जिनका आविष्कार करने में एपीजे अब्दुल कलाम का हाथ था। तो देखिएगा ऐसा आखिर उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से हम लोग उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही जानने लगे। आइए समझते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd, SLV 3rd के वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। He contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd। देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? योगदान, चंदा देना, अपना योगदान देना, अपना सहयोग देना। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट विकसित करने में और उसका प्रबंधन करने में।
इंडिजीनियस सैटेलाइट मीन्स होता है स्वदेशी उपग्रह। इंडिजीनियस मीन्स होता है स्वदेशी, है जो अपने देश में बनाया गया हो वो इंडिजीनियस कहा जाता है। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। लॉन्च व्हीकल, उपग्रह लॉन्च व्हीकल यानी एक ऐसा इंजन उन्होंने बनाया जो उपग्रह को आसमान में ले जाने का काम करता है, जिसका नाम था SLV-3। तो SLV-3 को बनाने में कहा किसकी भूमिका मुख्य रही है? APJ अब्दुल कलाम की। अब आगे देखिएगा, ही इंजेक्टिंग, इंजेक्टिंग मीन्स क्या होता है? इंजेक्शन लगाना नहीं है यहाँ पर। इंजेक्टिंग मीन्स होता है कि किसी कार्रवाई को करना या उसको अपने स्थान पर पहुंचाना। तो ही इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट, एक रोहिणी सैटेलाइट है इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जिसकी हेल्प SLV-3 की हेल्प से उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट मीन्स क्या होता है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में पहुंचाने का कार्य किया। ही ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, अब यहां से समझिएगा, जिसका हमसे कहा गया इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, तो वो आप हिज से समझेंगे। ठीक, ऊपर का आप ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट हमको आंसर में बताना। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। देखो लिखा हुआ, उनका जो महान योगदान था वो किस फील्ड में था? मिसाइल्स के फील्ड में था। तो हिज से लेकर के आप ये सब लिखते चले आएंगे। अग्नि है, अग्नि मिसाइल को बनाने में, पृथ्वी मिसाइल को बनाने में, आकाश है, त्रिशूल है और नाग है। इन मिसाइलों को डिप्लोमेंट करने में उनका महान योगदान रहा। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी थी SLV-3, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी मिसाइल्स हैं अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। इनमें जो इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? ही इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन सब के कामों के लिए हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो उस लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में आप हिज से लेकर के और यहाँ इंडिया तक कंप्लीट लिखें। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का जो हेडिंग है वो है बर्ड पावर, यानी शब्दों की शक्ति। कंप्लीट द नेम ऑफ द मिसाइल्स, ये जो मिसाइल उधर हमने पढ़ी हैं उन्हीं के यहाँ पर नाम लिखने। जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अग्नि, और ये पृथ्वी है, ये नाग है, ये आकाश है और ये त्रिशूल है। आप इनमें नाम अपनी किताब में भर लें या अपनी लिस्ट अलग बना लें। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट्स टू फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखो दो शब्द दिए गए हैं, लेकिन थोड़ी स्पेलिंग अंतर है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं वो लगभग समान हैं। ठीक, अब जैसे एम्प्टी माने खाली होता है, ब्लैंक माने में खाली होता है। प्रिंसिपल होता है किसी स्कूल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स हमने PAL और यहाँ PLES, ये सिद्धांत वाला होता है, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल वाला होता है। लिटिल मीन्स भी छोटा होता है, स्मॉल मान भी छोटा है। यूनिटी माने एकता होती, यूनियन माने भी एकता होती। हैंडसम माने भी सुंदर होता, ब्यूटीफुल माने भी सुंदर होता, लेकिन फर्क होता है किसको कहाँ पर यूज करें। तो आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट उन्होंने कर दिया विद द ब्लैंक फेस ही सेड। ब्लैंक फेस क्या होता है? मतलब उतरे हुए चेहरे से उसने कहा, खाली चेहरे से कहा। लेकिन अब खाली चेहरा तो किसी नहीं कहते, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो उतरे हुए चेहरे से उसने कहा माई पर्स इज एम्प्टी, भैया मेरा तो पर्स खाली है। एम्प्टी माने खाली, जैसे आपका सिलेंडर खाली हो, आपका बैग खाली हो, आपकी जेब खाली हो, तो उसने कहा भैया मेरी जेब खाली है, माई पर्स इज एम्प्टी। तो पहला तो उन्होंने कर दिया। अब दूसरा क्या करना? द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब ये यहाँ पर भरा जाएगा ये वाला प्रिंसिपल, पहला वाला। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरे वाले में प्रिंसिपल भरा जाएगा। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं, यानी उसूलों के बड़े पक्के हैं। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स, पहले वाले में पहला वाला, दूसरी वाली खाली जगह में दूसरा वाला। इसी प्रकार से इसमें द चिल्ड्रन हैव, अब इसमें पहला वाले में पहला, ये पहली खाली जगह में लिटिल भर दीजिएगा, दूसरी खाली जगह में स्मॉल भर दीजिएगा। तो लिटिल चिल्ड्रन हैव, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं। ठीक, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं। तो सेम भरा जाएगा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। यू शुड लिव इन, अब यहां पर देखिएगा, यहां ये भरा जाएगा पहले वाले और ये भरा जाएगा दूसरे वाले। यू शुड लिव इन यूनियन, तुम्हें संगठन में रहना चाहिए, यानी साथ साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में शक्ति है। यूनिटी मीन्स होती है एकता, यूनियन माने साथ साथ रहना, संग बना के रहना। तो पहले वाले में पहला, दूसरा वाला और दूसरा वाला भरा जाएगा हमारा, नहीं पहला वाला भरा जाएगा दूसरे में और दूसरा वाला भरा जाएगा पहले में। हमने नंबर डाल दिया। अब देखिएगा ये हैंडसम माने भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल माने भी सुंदर होता है, लेकिन हमें समझना कैसे। किसी पुरुष के लिए हैंडसम कहेंगे, जैसे वो लड़का सुंदर है, ही वाज ए हैंडसम बॉय। वो लड़की सुंदर, ही मतलब वो लड़का सुंदर, ही इज ए हैंडसम बॉय। वो लड़की सुंदर, ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल।
तो किसी लेडीज को अगर आप सुंदर बताना चाहते हैं तो ब्यूटीफुल का यूज करेंगे, और किसी जेंट्स को अगर आप सुंदर बताना चाहते हैं तो आप हैंडसम का यूज करेंगे। फर्क इतना है। ठीक, तो ये जो आपकी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी है, ध्यान रखना। ठीक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया डी वाला। आप कहोगे दोनों ही सुंदर के, तो किसी के लिए किसी को तो नहीं कह सकते। तो यहाँ देखो यंग मैन लिखा हुआ तो यहाँ लिखेंगे हैंडसम, और यहाँ लिखा हुआ वाइफ यानी उसकी पत्नी है तो इसको लिखेंगे ब्यूटीफुल। ए हैंडसम यंग मैन हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ, एक सुंदर आदमी की एक सुंदर पत्नी है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए समझते हैं अगला। और नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव की डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्रियां होती किसी चीज की। कंपैरेटिव जैसे हम आपकी किसी तुलना करें, जैसे आप स्कूल में अपने किसी दोस्त से लंबे हैं, तो ये तो हो गई आप स्कूल में लंबे हैं, आप अपने क्लास में लंबे हैं, ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। आप लंबे हैं, आपके किसी से कंपेयरिंग थोड़ी की, आप लंबे हैं। हम किसी क्लास का नाम नहीं लेंगे, आप लंबे हैं। या ये मानिएगा कि आप होशियार हैं। ठीक, आप होशियार हैं, तो ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री। ये कहा जाए आप रोहन से होशियार है, तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपेयरिंग की जा रही है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आप अपने क्लास में सबसे होशियार है, तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, यानी क्लास में सबसे ज्यादा आप होशियार है। तो किसी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले देन आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, और पॉजिटिव डिग्री से पहले ना, मतलब देन भी नहीं आता और दा भी नहीं आता। ध्यान रखेंगे। तो देखो इन्हें भरना आसान है। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER और लगा देते, जैसे ये क्लेवर है, बीरबल वाज देन अदर मिनिस्टर्स, बीरबल दूसरे मिनिस्टर्स से। अब देखो देन आ गया, तो ये देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता, तो आप इसमें क्या करें, क्लेवरर लिखेंगे, क्लेवरर। ये जो आपका लिखा हुआ इसी के आगे आप ER और जोड़ देंगे तो क्लेवरर हो जाएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। द एवरेस्ट इज द, अब एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो पीक इन द वर्ल्ड लिखा हुआ, तो आप इसमें हाईएस्ट लिखेंगे, HIEST। जो स्पेलिंग लिखी उसी में आपके EST और जोड़ देंगे, तो ज्यादातर वर्ड्स में EST लगने से सुपरलेटिव बन जाती है, अर्थात, और उससे पहले दा लगता है, ये ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। तो एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चाइना इज ए कंट्री, अब देखो यहाँ ए लिखा हुआ। अब देखो हमारे पास 3 चीजें थी, बिग, बिगर और बिगेस्ट। बिग माने बड़ा, बिगर माने किसी से बड़ा, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। तो चाइना एक बड़ा देश है, लेकिन ये नहीं कहा गया किससे बड़ा है, किसी एक देश से बड़ा या विश्व में सबसे बड़ा, कुछ नहीं कहा गया। हमसे कहा गया चाइना एक बड़ा देश है, तो आप केवल इसमें बिग भरेंगे और कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। कोई डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री कही जाती है, जब आप उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर रहे तो पॉजिटिव डिग्री है। सुप्रिया इज द गर्ल इन द क्लास। अब देखो यहाँ द आ गया, सुप्रिया क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो आप इसको क्या भरेंगे, टालेस्ट, TALLEST, मतलब जो लिखा हुआ उसकी आगे EST और बढ़ा देंगे आप। जेम्स इज 2 years। अब देखो यहाँ देन आया, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप जो भी नंबर है, जो वर्ड लिखा हुआ उसमें ER और जोड़ दें, तो आप इसमें लिखेंगे ओल्डर, ER अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। जेम्स हमसे 2 वर्ष, मतलब 2 साल पुराना है, लेकिन ये नहीं कहेंगे 2 साल पुराना, हमें ये कहना पड़ेगा जेम्स हमसे 2 साल बड़ा है। ठीक, तो सफर समझ पाए होंगे ये डिग्री वाला। आइए समझते हैं नेक्स्ट में हमको एडवर्ब बनाना। देखो एडवर्ब कब बनाया जाता है, एडवर्ब होता है किसी वर्ब की जो विशेषता बताए, जैसे दौड़ना, खाना, ये जो वर्ब होते हैं उनको जब हम, जिनके जो वर्ड उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे केयर, नीट माने होता साफ सुथरा, नीटली साफ सुथरे तरीके से। तो ये लिखा हुआ है, अगर आपको एडवर्ब बनाना है, ये लिखा हुआ है एडवर्ब, बॉक्स फॉर्म एडवर्ब एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब, मेक मीनिंगफुली सेंटेंस। जैसे मीनिंगफुली सेंटेंस हमारा मीनिंग अर्थ सहित बन जाए, जिसका अर्थ कुछ हो जाए, तो जैसे क्विक, ठीक है, क्विक माने होता तेज, और क्विकली तेजी से। ठीक, तो हमने LY लगा करके एडवर्ब बना दिया जाता। तो ये जो सब लिखे हैं इनके सामने हम LY लगा करके यहाँ लिखेंगे। तो कौन किसमें, जैसे माई ग्रैंड मदर प्रेज, मेरी माँ प्रार्थना करती है। कैसे करती हैं प्रार्थना, तो कैसे की जाती है प्रार्थना, चिल्ला चिल्ला करनी चाहिए, बड़ा शांत रूप से। तो मेरी माँ प्रार्थना करती है साइलेंटली, तो आप यहाँ लिखेंगे SILENT, और अपनी तरफ से लगा दो LY, साइलेंटली। मेरी माँ, मतलब दादी माँ, मतलब बहुत ही शांति से प्रार्थना करती हैं। द सन वाज शाइनिंग,
सूरज चमक रहा है, लेकिन कैसा, तेजी से। तो ब्राइट का आप लिख देंगे ब्राइटली, BRIGST। आप अपनी तरफ से इसमें LY और जोड़ दो। बी मस्ट ड्राइव, हमें ड्राइव कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। तो केयरफुली, केयरफुल माने सावधानी, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। CAREFU, एक L तो है ही और एक LY अपनी तरफ से लगा देंगे तो डबल LY हो जाएगा। केयरफुली, हमें सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी चाहिए। सी राइट्स वेरी, अब क्या हो जाए, उसका राइटिंग कैसा, बहुत ही साफ सुथरा, नीट। नीट माने होता साफ, लेकिन हमें नीटली लिखना है, वो बहुत ही साफ सुथरा राइटिंग, उसका राइटिंग कैसा, बहुत ही साफ सुथरा। द सोल्जर फॉट, सिपाही लड़ा, कैसे लड़ा, ब्रेवली, सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ा, ब्रेवली, BRAVELY। ठीक, तो ये हमने सब एडवर्ब बना दिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, रीडायरेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगना है, कहीं कॉमा लगना है, कोई क्वेश्चन मार्क लगना है, कहीं इंटरजेक्शन लगना है, और कहीं पर बाकी का सेंटेंस का फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल लेटर करना है या कैपिटल लेटर करना है, ये पंक्चुएशन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सेंटेंस, जैसे यही सेंटेंस हमारे लिखे, अभी आप ये देखिएगा, ये सेंटेंस लिखे, सभी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, जो आपके वर्ड लिखे हुए इनका फर्स्ट लेटर आप देखिएगा कैपिटल है। तो कोई भी सेंटेंस हो, कभी भी स्टार्ट करिएगा तो उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर में ही होता है। पहला पंक्चुएशन ही हो गया था। अब यहाँ देखो बिल लिखा हुआ है, तो बिल का W कैसा होना चाहिए था, कैपिटल। बिल, यू, और आपको कुछ नहीं करना, हेल्प मी। लेकिन उसने पूछा कि आप मेरी मदद करोगे, तो क्वेश्चन किया ना उससे, आप तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना पड़ेगा। बस ये हो गया पंक्चुएशन। दो चीजें हमने करेक्ट की, W कैपिटल बना दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो ये किसी शहर का नाम है, किसी का नाम पहले कैपिटल डेल्टा से ही आता और नहीं भी आता तो स्टार्टिंग है तब भी D कैपिटल होगी, तो DELHI, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ। अब इंडिया की I बड़ी बनेगी भैया, इंडिया। आगे सब कुछ वही लिखना, स्टैंड ऑन द बैंक रिवर यमुना, सब कुछ आप यहां से वही लिख दीजिएगा, स्टैंड ऑन द बैंक रिवर यमुना, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टैंड ऑन द रिवर बैंक रिवर ऑफ यमुना। बैंक रिवर ऑफ यमुना नदी के किनारे, बैंक माने होता है नदी का किनारा, तो जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अब हाउ ब्यूटीफुल इज स्काई इज, देखो अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ऐसी, और कितना सुंदर आकाश, तो हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमारा हाव भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका H कैपिटल बनाएंगे, तो हाउ ब्यूटीफुल, BAUTI, ब्यूटीफुल द स्काई और इज। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे इंटरजेक्शन, विस्मयाद बोधक चिन्ह, हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, Where do you want to go? आस्ट मीरा। अब देखो इसमें है, यहाँ आस्ट मीरा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा। क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा, A, और W कैपिटल बनाएंगे। Where do you want to go? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आस्ट, ASKED, आस्ट मीरा की M बड़ी बनाएंगे और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। इसका ये पंक्चुएशन हो गया। ठीक, इसकी A कैपिटल ना भी बनाते तो चल जाता। इस प्रकार से देखिएगा हमने ये सभी क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज चैप्टर 8 में था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी APJ अब्दुल कलाम वाला, वो भी हमने कंप्लीटली आपको करवा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।